आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद पूनिया सर पे आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आप बच्चे लगातार अच्छी मेहनत कर रहे हो और आने वाले समय में आपको हरियाणा के अंदर लगभग 4 से 5 हजार पोस्टें टेक्निकल की देखने को मिलेगी और आप लगातार मेहनत करते रहना, क्योंकि जब आप मेहनत करते रहोगे तो जब आप एग्जाम दोगे तो उसके अंदर आपके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए अगर आपने अच्छे प्रकार से मेहनत की है। तो इसी मेहनत को और मजबूत और अच्छी बनाने के लिए हमने आप बच्चों के लिए YouTube के ऊपर 2000 क्वेश्चनों की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है। इससे पहले हमने इसकी 14 क्लासें कर ली है, आज हमारी क्लास नंबर 15 है। तो इन 2000 क्वेश्चन के माध्यम से हम आप बच्चों को 4 से 5 हजार क्वेश्चन करवा देंगे और साथ में हर क्वेश्चन की डिटेल बताएंगे ताकि थ्योरी भी आपको साथ की साथ होती रहे। इससे पहले हमने अपने YouTube चैनल के ऊपर जितना भी हमारा SALM का सिलेबस है उसकी सारी की थ्योरी की क्लासें और हर चैप्टर की MCQ की क्लास हमने अपने YouTube चैनल के ऊपर अपलोड कर दी है। आप हमारे चैनल पे जाके सर्च करके वो वीडियो आप देख सकते हो। अगर वो आपको अच्छे प्रकार से समझ में आए तो आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे साथ अच्छी मेहनत करने के लिए जुड़े रहें। तो आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन हमारा है, फेज को किस दिशा में घुमाना चाहिए? फेज को किस दिशा में घुमाना चाहिए? दक्षिणावर्त दिशा में घुमाना चाहिए, वामावर्त दिशा में घुमाना चाहिए, त्रिकोणीय दिशा में घुमाना चाहिए या इनमें से कोई नहीं? तो हमारे पास फेज सीक्वेंस होता है, उसको हमें क्या भी सही फेज सीक्वेंस प्राप्त करने के लिए हमें फेज को किस दिशा में घुमाना चाहिए। हमारे क्या फेज क्रम होते हैं, जैसे रेड फेज होता है, येलो फेज होता है और ब्लू फेज होता है। तो हमें सही क्रम प्राप्त करने के लिए जो फेज सीक्वेंस मीटर होता है उसको हमें किस दिशा में घुमाना चाहिए? वामावर्त दिशा में। किस दिशा में घुमाना चाहिए? वामावर्त दिशा में, ताकि हम क्या कर सके, सही फेज सीक्वेंस प्राप्त कर सके। या एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घुमाना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में हमें इसको वामावर्त दिशा में क्या करना चाहिए? घुमाना चाहिए। एक स्टार संबंध 3 फेज सर्किट का फेज वोल्टेज 300 वोल्टेज है। एक स्टार संबंध 3 फेज सर्किट का फेज वोल्टेज 300 वोल्टेज है। तो लाइन वोल्टेज VL, लाइन वोल्टेज कितना होगा? हमें क्या दिया हुआ? फेज वोल्टेज का मान दिया हुआ है और सर्किट हमारे पास कौन सा है? स्टार सर्किट है। कौन सा कनेक्शन हमारे पास? स्टार कनेक्शन है। तो स्टार कनेक्शन हमारे पास इस प्रकार से हमारा स्टार कनेक्शन का डायग्राम होता है। स्टार इसलिए बोलते हैं क्योंकि जहां तीनों वाइंडिंग के कॉमन सिरे मिलते हो हमारा क्या हो जाता है? स्टार पॉइंट होता है। और यहां से हमारी कौन सी सप्लाई निकलती है? न्यूट्रल सप्लाई निकलती है। अब हमारे पास दो प्रकार की हमें वोल्टेज बोली गई है। एक तो होती है हमारे पास फेज वोल्टेज। कौन सी होती है? फेज वोल्टेज। तो फेज वोल्टेज क्या होती है? तो फेज वोल्टेज होती है हमारे पास न्यूट्रल व फेज के बीच मापी गई वोल्टेज। न्यूट्रल व फेज के बीच मापी गई वोल्टेज। मापी गई वोल्टेज हमारे पास क्या होती है? फेज वोल्टेज होती है। दूसरी होती है हमारे पास लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज। तो लाइन वोल्टेज हमारे पास क्या होती है? किन्हीं दो फेजों के बीच मापी गई वोल्टेज। किन्हीं दो फेजों के बीच मापी गई वोल्टेज हमारे पास क्या होती है? लाइन वोल्टेज होती है। किन्हीं दो फेजों के बीच मापी गई। अब यहां हम मापते हैं वोल्टेज, किससे मापते हैं? वोल्टमीटर से मापते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या लगा दिया हमने? वोल्टमीटर लगा दिया। तो इसका जो हमारे पास आएगी कौन सी आएगी? ये आएगी हमारे पास VPH, क्योंकि एक हमारे पास न्यूट्रल है और एक हमारे पास क्या है? फेज। R फेज, Y फेज और D फेज। तो हमारे पास क्या, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी? फेज वोल्टेज आएगी। किन्हीं न्यूट्रल व फेज के बीच मापी गई वोल्टेज को क्या बोलते हैं? हम फेज वोल्टेज बोलते हैं। फिर हमारे पास किन्हीं दो फेजों के बीच, ये हमारे पास दो फेज हैं, तो इनके बीच जो वोल्टेज मापी जाएगी हमारे पास क्या होगी? VL होगी। तो यहां से हमारे पास जो वोल्टेज आती है वो हमारे पास कितनी होती है? सिंगल फेज के अंदर है
240 वोल्टेज, और ये हमारे पास कितनी होती है 440 वोल्टेज। अब हमें क्या दिया, फेज वोल्टेज का जो होता है स्टार कनेक्शन के अंदर हमारे पास आई एल क्या होती है वीएल। वीएल का मतलब होता है लाइन वोल्टेज, तो वीएल हमारे पास होती है अंडर द रूट 3 VTH। तो ये स्टार कनेक्शन के अंदर लाइन वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला होता है। और इसके अंदर जो करंट होता है हमारा क्या होता है स्टार कनेक्शन के अंदर आई एल बराबर होता है IPH। क्या होता है आई एल बराबर में IPH। इसमें करंट क्या होता है बराबर होता है, वोल्टेज क्या होती है लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का 3 गुना होती है। तो हम लाइन वोल्टेज निकालें तो हमारे पास कितना आ गया अंडर द रूट 3 गुना में 300। क्या गया 3 गुना में 300, तो VL बराबर में हमारे पास क्या आएगा 3 का जब हम रूट निकालें तो हमारे पास कितना आता है 1.732 गुना में हमारे पास कितना हो गया 300। अब इसका मान रख लेते हैं हम, तो इसके बटे में क्या करेंगे 3 अक्षर के बाद पॉइंट है तो हमारे पास नीचे कितनी आ जाएगी 3 जीरो आ जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, 1 जीरो बच गई। अब इसकी हम करते हैं गुना, 3 दूनी 6, 3 तिया 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 7 तिये 21 का 81 लगी 2, 3 एकम 3 और 2 5, 3 और 2 5, बटे में कितना है 10। तो 10 से नीचे तो एक अक्षर के बाद हमारा क्या लग जाएगा पॉइंट लगेगा, तो हमारे पास कितनी आ गई 519.6 वोल्टेज। तो हमारे पास लाइन वोल्टेज का मान कितना है 519.6 वोल्टेज। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा हमारे पास होता है डेल्टा कनेक्शन। क्या होता है डेल्टा कनेक्शन। तो डेल्टा कनेक्शन के अंदर क्या जोड़े जाते हैं हमेशा अपोजिट सिरे जोड़े जाते हैं। क्या जोड़े जाते हैं अपोजिट सिरे जोड़े जाते हैं। तो इसके अंदर केवल 3 फेज ही हमें मिलते हैं RYB, 3 फेज ही मिलते हैं। इन पे कहीं पे भी आप वोल्टेज मापोगे या वोल्टेज मापोगे, इसके बीच में वोल्टेज मापोगे और इसके बीच में जो वोल्टेज मापोगे तीनों में क्या मिलेगी बराबर मिलेगी। तो यहाँ पे VL बराबर में क्या होता है VPH होता है। यहाँ पे लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या होती है बराबर डेल्टा कनेक्शन के अंदर है। तो IL हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, तो IL अंडर द रूट 3 IPH हो जाता है। क्या हो जाता है 3 IPH। ये हमारे पास स्टार और डेल्टा कनेक्शन के अंदर लाइन करंट और फेज करंट, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बारे में सारे क्वेश्चन हमने यहाँ से कर ली। इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो स्टार कनेक्शन का प्रयोग हम इसका स्टार कनेक्शन का प्रयोग हम लाइट व पावर लोड दोनों के लिए करते हैं। इसका केवल पावर लोड के ही लिए किया जाता है और इसका 3 फेज की मोटरों के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग डेल्टा कनेक्शन का किया जाता है। एक 60 वाट 240 वोल्ट लैंप को जलाने के लिए कितने एम्पियर की आवश्यकता होगी। हमारे पास क्या एक बल्ब है, क्या हमारे पास ये एक बल्ब है, कितने वाट का है ये 60 वाट का बल्ब है। कितने वाट का है 60 वाट का बल्ब है। और इसको जो सप्लाई दी गई है, क्या दी गई है, इसको जो सप्लाई दी गई है क्या दी गई है सप्लाई कितनी है 240 वोल्टेज है। कितनी है 240 वोल्टेज है। तो ये पूछ रहा है इसके अंदर जो धारा जाएगी वो कितनी होगी, किसका मान पूछा आई का। तो हमें दिया क्या है, हमें दिया P कितना दिया है 60, V कितना दिया है 240, I का मान हमने क्या करना है ज्ञात करना है। तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है P बराबर में V गुणा में I। क्या होता है P गुणा में V गुणा में I। तो P का मान हमें दिया, यहां से हमने किसका मान निकालना I का। तो I बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा P बटे में V। क्या हो जाएगा P बटे में V। P हमारे पास कितना है 60 है, V कितना है 240। 0 से 0 ये 1 पे कट गया, ये कितने पे कट गया 4 पे। तो हमारे पास कितना आ गया 1/4। भाग करेंगे नहीं जा रहा है तो क्या लग गया पॉइंट। तो हमारे पास कितना आ गया 2 पे गया, फिर कितने बच गए 2, फिर 0 उतारी 25। तो हमारे पास कितना आ गया 0.25 एम्पियर। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा 0.25 एम्पियर हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा।
कुंडली की वोल्टेज की गणना करें जिसमें 160 की प्रतिबाधा है और धारा 4 एम्पीयर है। हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक कुंडली दी हुई है। क्या दी हुई है, इस प्रकार से हमारे पास एक कुंडली दी हुई है। तो ये कह रहा है इसके अंदर जो आई है वो कितना है, 4 एम्पीयर है। और जो इसमें जेड है, जेड क्या प्रतिबाधा, तो जेड कितनी दी हुई है, 160 दी हुई है। कितनी दी हुई है, 160। तो हमारे पास ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, V इजकल टू आई आर होता है। क्या होता है, आई आर। तो आर के रूप में हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ, जेड प्रतिबाधा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, V बराबर में आई कितना है, 4 गुना में प्रतिबाधा कितनी, 160। तो ये प्रतिबाधा क्या होती है, पूर्ण सर्किट का प्रतिरोध होता है। जो बाधा होती है वो सारी, इसको क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा बोलते हैं। तो 4 0 0 16 चौके 64, तो कितनी होगी हमारे पास 640 वोल्टेज। तो कितनी आई है, 640 वोल्टेज। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सा सक्रिय डिवाइस है। तो इनके अंदर ये पूछा भाई निम्न में से कौन सा सक्रिय डिवाइस है। ट्रांसफॉर्मर है, लाउड स्पीकर है, ट्रांजिस्टर है, इलेक्ट्रिक बल्ब है। तुम्हारे पास कौन सा सक्रिय डिवाइस पूछा, कौन सा है। सक्रिय को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव डिवाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टिव डिवाइस। तो इनमें से हमारा कौन सा सक्रिय डिवाइस है, ट्रांसफॉर्मर, लाउड स्पीकर, ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इनके अंदर जो हमारा सक्रिय डिवाइस वो कौन है, ट्रांजिस्टर है। कौन है, ट्रांजिस्टर। ऑप्शन नंबर सी। प्रतिरोध किसका उदाहरण है। क्या पूछा है, प्रतिरोध किसका उदाहरण है। तो पहले हमें पता होना चाहिए प्रतिरोध का सिंबल हमारे पास क्या होता है। ये हमारे पास क्या होता है, प्रतिरोध का सिंबल होता है। तो ऑप्शन डी है, द्विदिशीय घटक है, निष्क्रिय घटक है, सक्रिय घटक है, ए व बी दोनों है। तो हमारे पास जो प्रतिरोध होता है, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए हमारे पास क्या है। एक तो हमारे पास एक्टिव डिवाइस कौन से हैं, एक्टिव कंपोनेंट होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सक्रिय। क्या बोलते हैं, सक्रिय डिवाइस बोलते हैं। दूसरे हमारे पास होते हैं पैसिव। क्या होते हैं, पैसिव डिवाइस, जिसको हम क्या बोलते हैं, निष्क्रिय। क्या बोलते हैं, निष्क्रिय डिवाइस बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास होते हैं जो लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करें। क्या करते हैं, लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। जैसे हमारे पास क्या हो गया, सेल हो गया। क्या हो गया, सेल हो गया। बैटरी होगी। हमारे पास क्या है, एक्टिव या सक्रिय डिवाइसेस। ये हमारे पास क्या होते हैं, ये लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान नहीं करते। ये लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान नहीं करते। ऊर्जा प्रदान नहीं करते, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं। ऊर्जा क्या करते हैं, दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं। क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। जैसे हमारे पास आर हो गया, एल हो गया और सी हो गया। क्या हो गया, आर हो गया, एल हो गया और सी हो गया। तो एक क्या होते हैं, ये इनके अंदर है कोई भी टर्मिनल। जैसे हमारे पास ये किसका है, प्रतिरोध का सिंबल है। तो इसको किसी साइड से आप सप्लाई दे दो, इसमें क्या भाई कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या हो गया, द्विदिशीय है। किसी भी साइड से हम इसको सप्लाई दे सकते हैं। तो ये क्या हो गया, द्विदिशीय घटक। कौन सा है, द्विदिशीय घटक है। और दूसरा क्या, ये निष्क्रिय घटक है। आर क्या हमारे पास निष्क्रिय घटक है। क्या है, निष्क्रिय घटक है। तो ए व बी दोनों, क्या, ए व बी दोनों हमारे क्या भाई प्रतिरोध जो हमारे किसका उदाहरण है। तो ये हमारे पास निष्क्रिय घटक है और क्या है, द्विदिशीय है, बाई डायरेक्शनल है। या बाई डायरेक्शनल का मतलब किसी साइड से आपको इसको सप्लाई दो, इसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे हमारे पास क्या होता है, सेल होता है। तो सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव सिरे होते हैं। तो इसके अंदर करंट की दिशा बदलने से क्या होता है, इसकी
कंडीशन क्या हो जाती है चेंज, ये क्या होता है एक दिशीय होता है, क्या होता है एक दिशीय। पृथ्वी का प्रतिरोध कितना होता है, तो हमसे पूछा भाई जो पृथ्वी हमारी धरती है उसका प्रतिरोध कितना होता है, इसका पूछा है पृथ्वी का प्रतिरोध। तो हमारी क्या होता है अर्थिंग का सिंबल होता है इस प्रकार से, 1 ओम होता है, 1 मेगा ओम होता है, 0 ओम होता है या अनंत होता है। तो जब हम क्या करते हैं अर्थिंग करते हैं तो हमारे अर्थ का प्रतिरोध क्या लिया जाता है, हम कम से कम प्रतिरोध होना चाहिए हमारे अर्थिंग के लिए, तो हमारे जो पृथ्वी का प्रतिरोध हो क्या माना जाता है 0 ओम। क्या 0 ओम, क्या होना चाहिए 0 ओम। एक कुंडली का प्रतिरोध 600 ओम है, 20 डिग्री सेल्सियस पर ताप गुणांक 0.1% है, 50 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध का मान होगा। तो हमें किसका मान पूछा है, प्रतिरोध का मान पूछा है, कितने डिग्री पे 50 डिग्री सेल्सियस पे, किस पे पूछा है 50 डिग्री सेल्सियस पे प्रतिरोध का मान पूछा है कितना होगा। तो हमारे पास इसका एक फॉर्मूला होता है, तुम्हारे पास होता है आर टी बराबर में आर नोट इंटू 1 प्लस एल्फा टी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो आर टी हमारे पास क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर तापमान, क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर टी डिग्री सेल्सियस पर तापमान होता है। आर टी हमारे पास होता है टी डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध है, आर नोट होता है हमारे पास प्रारंभिक प्रतिरोध है, अल्फा तो हमारे पास ताप गुणांक और टी होता हमारे पास तापमान में परिवर्तन। क्या होता है हमारे पास आर टी होता है टी डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, तो आर टी हमारे पास क्या होता है टी डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, टी डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध है। आर नोट होता है हमारे पास प्रारंभिक प्रतिरोध, क्या होता है प्रारंभिक प्रतिरोध, तो प्रारंभिक प्रतिरोध हमें दिया 600 ओम, कितना दिया हुआ है 600 ओम। अल्फा हमारे पास क्या होता है, अल्फा होता है हमारे पास ताप गुणांक, क्या होता है ताप गुणांक, तो ताप गुणांक की वैल्यू में कितनी दी 0.1%, तो ये हमारे पास क्या हो गया 0.001। टी हमारे पास क्या होता है, टी होता है हमारे पास तापमान में अंतर, क्या होता है तापमान में अंतर, क्या होता है तापमान में अंतर। तो हमारे पास एक है T2, एक हमारे पास है T1, तो T2 की वैल्यू दी है हमें 50 और T1 की वैल्यू दी है 20। तो लिखा हुआ है एक कुंडली का प्रतिरोध 600 ओम है, 20 डिग्री सेल्सियस पर ताप गुणांक 0.1% है, 50 डिग्री सेल्सियस पर तापमान कितना होगा। तो हमारा जो T1 है वो कितना 20 डिग्री सेल्सियस है, T2 हमारे पास कितना है 50 डिग्री सेल्सियस है, प्रारंभिक प्रतिरोध हमारे पास कितना है 600 ओम है, ताप गुणांक हमें कितना दिया है 0.1%, तो इसको हमने बदल दिया है 0.001 हो गया हमारे पास। तो हम निकालते हैं हमारे पास क्या होगा आर टी, आर टी इज इक्वल टू आर नोट कितना दिया हुआ है 600, कितना दिया हुआ 600, 1 प्लस में अल्फा का मान कितना 0.001 इंटू 0.01 इंटू हमारे पास कितना है 50 माइनस में 20, तो हमारे पास कितना हो गया आर टी इजकल टू 600, 1 प्लस 0.001 इंटू कितने हो गए 30, तो इसकी गुणा करें तो हमारे पास कितना आ गया 600, 1 प्लस में इसकी गुणा करें तो हमारे पास कितना आ गया 0.03, कितना आ गया 0.03 आ गया। अब इसकी गुणा करें 20 का जोड़ करें तो हमारे पास कितना आएगा ये, तो हमारे पास आ गया 600 इंटू 1.03, हमारे पास कितना गया 1.03, कितना गया 1.03। फिर अब इसकी हम क्या करेंगे, इन दोनों की हमने क्या करनी है गुणा करनी है, तो हमारे पास क्या है 600 गुणा में 1.03 बटे में कितना हो गया हमारे पास 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 6 दिए
18 और 6 कम 6, तुम्हारे पास कितना गया 618 ओम आ गया। कितना गया 618 ओम, ऑप्शन नंबर डी। तुम्हारे पास क्या होता है आर टी इज इक्वल टू आर नोट इंटू 1 प्लस में अल्फा टी हमारे पास होता है। आर टी होता है हमारे पास टी डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, आर नोट होता है प्रारंभिक प्रतिरोध, अल्फा हमारे पास होता है ताप गुणांक, टी हमारे पास क्या होता है तापमान के अंदर परिवर्तन है। तो ये मान हमने रखा आर नोट का मान था 600, 1 प्लस में अल्फा का मान था 0.001 इंटू तापमान में अंतर कितना 50 माइनस 20, 30 आ गया। 30 की इसके साथ गुणा करें तो हमारे पास कितना आया 0.03। 600 इंटू 1 प्लस में 0.03, 600 इंटू ये कितना होगा इसको जोड़ें तो 1.03, 600 गुणा में 1.03, 2 पॉइंट के बाद 2 अक्षर के बाद पॉइंट तो नीचे आ गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 103 दिए 618। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। डीसी शंट मोटर में फील्ड धारा कम होने पर मोटर की चाल होगी। तो क्या पूछा हमारे पास क्या डीसी शंट मोटर है, उसमें फील्ड धारा क्या होगी कम हो गई है, तो पूछ रहा मोटर की स्पीड क्या होगी। तो डीसी शंट मोटर के बारे में पूछा था, इसको चलाने के लिए कौन से स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। तो डीसी शंट मोटर को चलाने के लिए 3 पॉइंट या 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। यह एक स्थिर स्पीड वाली मोटर होती है, लोड बढ़ने से इसकी स्पीड थोड़ी सी कम होती है, बाद में क्या जाती है स्थिर हो जाती है। इस मोटर को कभी भी लोड के साथ नहीं चलाना चाहिए, अगर इसको लोड के साथ चलाएंगे तो इसकी जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित नहीं हो पाता, इसलिए इस मोटर को बिना लोड के चलाना चाहिए। जैसे ही फील्ड वाइंडिंग के अंदर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, इसके साथ हम क्या जोड़ देते हैं लोड को जोड़ देते हैं। तो हमारे पास क्या होता है ईबी, ईबी होती है हमारी बैक ईएमएफ, तो ये हमारे पास क्या होती है वी माइनस आई ए आर ए होती है। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा ईबी, ईबी समानुपाती होती है हमारे पास एन के, किसके ईबी, ईबी बराबर होता है 5ZN 60 गुणा में P बाई ए। तो यहां से हमारे पास जो स्पीड आती होती है N समानुपाती ईबी बटे में 5, इस प्रकार से आती है। जैसे हमारे क्या होगी फील्ड धारा कम होगी, क्या होगी फील्ड धारा कम, क्या होगी है फील्ड धारा कम, फील्ड धारा कम होगी कम, फील्ड धारा कम होगी तो चुंबकीय क्षेत्र भी कम बनेगा, क्या बनेगा चुंबकीय क्षेत्र कम बनेगा, क्या बनेगा चुंबकीय क्षेत्र कम बनेगा, और चुंबकीय क्षेत्र कम बनेगा तो ये चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगी हमारी बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी स्पीड घटती है, समान रहती है, बढ़ती है या शून्य हो जाती है। तो क्या होती है बढ़ जाती है। आपको एग्जांपल देके पूरी अच्छी तरह से समझाया गया है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहना और अच्छी मेहनत करते रहना और अच्छा स्कोर आप प्राप्त करके एक सरकारी नौकरी जरूर हासिल करना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। ऐसी हम माँ बाप बच्चों के लिए दुआ करते हैं। दुआ उन्हीं बच्चों के लिए कामयाब होती है जो बच्चे लगातार अच्छी मेहनत करते हैं। तो घर बैठे से कुछ नहीं होगा, आपने किताब खोल के पढ़ना पड़ेगा, क्लासें लगानी पड़ेगी, क्लास आप चाहे फ्री में लगाओ या बैच लेके, लेकिन पढ़ना अपने हैं। आगे हमारे पास है 750 आरपीएम की फुल लोड चाल है, कितनी है 750 आरपीएम की फुल लोड चाल पर 10% का चाल नियमन वाली डीसी मोटर की नो लोड चाल होगी। तो फुल लोड चाल हमें दी हुई है, गति विनियमन दिया हुआ हमें, तो हमें मोटर की नो लोड पे चाल ज्ञात करनी है। क्या करनी है नो लोड पे चाल क्या करनी है ज्ञात करनी है। तो हमारे पास क्या होता है प्रतिशत स्पीड रेगुलेशन इज इक्वल टू हमारे पास होता है नो लोड चाल माइनस में फुल लोड चाल बटे में फुल लोड चाल गुणा में क्या होता है 100, क्या होता है गुणा में 100। ये हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला होता है। तो हमें क्या दिया है गति विनियमन दिया हुआ 10, कितना दिया है 10 इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया नो लोड की चाल हमने क्या करनी है ज्ञात करनी है। नो लोड चाल माइनस में फुल लोड चाल कितनी है 750 आरपीएम है बटे में 750 गुणा में हमारे पास क्या हो गया 100। तो हमने फॉर्मूले के हिसाब से इसको रख लिया है। नो लोड चाल हमने क्या करनी है ज्ञात करनी है।
जीरो से जीरो कैंसिल होगी, जीरो से जीरो कैंसिल होगी, तो हमारे पास क्या आ गया 75 बराबर में नो लोड चाल माइनस में 750। तो नो लोड चाल हमने ज्ञात करनी साइड ले गए तो क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस का हो जाएगा, नो लोड चाल बराबर में क्या हो जाएगा 750 प्लस में 75। तो नो लोड चाल बराबर में क्या हो जाएगा 5 7 और 5 12, 2 7 और 1 8, 825 आरपीएम। कितना हो जाएगा 825 आरपीएम हमारे पास जो फुल लोड चाल थी कितनी 750 आरपीएम, तो हमारे पास नो लोड चाल कितनी होगी 825 आरपीएम। अल्टरनेटर की आवृत्ति को नियंत्रित किया जा सकता है, तो अल्टरनेटर की आवृत्ति को किस चीज के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, पोल की संख्या द्वारा, एक्साइटेशन द्वारा, प्राइम मूवर की गति द्वारा या उपरोक्त सभी। तो एक्साइटेशन क्या होता है जब हम डीसी अल्टरनेटर के रोटर को डीसी सप्लाई देते हैं तो हमारे पास क्या होता है एक्साइटर होता है, पोल की संख्या एक्साइटर द्वारा, प्राइम मूवर द्वारा। तो जो अल्टरनेटर होता है उसकी जो आवृत्ति है हम इन तीनों चीजों के द्वारा क्या कर सकते हैं नियंत्रित कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इन तीनों के द्वारा अल्टरनेटर की आवृत्ति को नियंत्रित किया जा सकता है। अल्टरनेटर को सिक्रोनाइज करने की विधियां, तो अल्टरनेटर को सिक्रोनाइज करने की विधियां क्या है, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए सिक्रोनाइजेशन क्या होती है, एक अल्टरनेटर के पैरेलल में दूसरे अल्टरनेटर को स्थापित करना क्या कहलाता है सिक्रोनाइजेशन की विधि कहलाती है, पैरेलल ऑपरेशन कहलाता है। एक अल्टरनेटर के साथ दूसरा अल्टरनेटर पैरेलल में चलाना हमारे पास क्या कहलाता है सिक्रोनाइजेशन कहलाता है। ये हम बराबर लोड बांटने के लिए करते हैं या हमें अल्टरनेटर की मरम्मत करनी हो तो भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो हमारे पास अल्टरनेटर को सिक्रोनाइज करने की 3 से 4 विधियां होती है। ब्राइट लैंप विधि होती है हमारे पास, क्या होती है ब्राइट लैंप विधि होती है, डार्क लैंप विधि भी होती है, सिक्रोनोस्कोप भी होता है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा एक और भी होती है हमारे पास, वो एक और कौन सी होती है एक डार्क दो ब्राइट लैंप, एक डार्क दो ब्राइट लैंप विधि, क्या होती है दो ब्राइट लैंप विधि। तो इसके अंदर है इसको चलाने के लिए हमारे पास भी हमने मैन स्विच कब ऑन करना है, तो हम थोड़ा सा आपको एक बता देते हैं हमारे पास क्या होता है। जैसे हमारे पास ये 3 फेज है, क्या है 3 फेज हमें दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं 3 फेज हमें दिए हुए हैं। जैसे हमारे पास ये आर है, ये वाई है और ये क्या है बी है, ये हमारे पास क्या है आर, ये हमारे पास वाई और ये क्या है बी। ये हमारे पास क्या है रनिंग मशीन है जो चल रही है, इसके साथ अब हमें क्या करना है और मशीन जोड़नी जिसको हमने क्या करना है सिक्रोनाइज करना है। तो हमारे पास ये हमारे पास क्या है इनकमिंग मशीन है, क्या ये हमारे पास इनकमिंग मशीन है। हम आपको बता रहे हैं कौन सी विधि डार्क लैंप विधि। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं डार्क लैंप विधि के बारे में।
ये हमारे पास है रनिंग मशीन जो पहले चल रही है, और यहाँ पे हमारे पास है जिसको हमने क्या करना है, इनकमिंग मशीन, जिस मशीन को इसके साथ जोड़ना है। तो हमारे पास क्या होता है, डार्क लैंप विधि के अंदर हमारे पास क्या होता है, तो सेम फेज होते हैं हमारे पास आर वाई पी। ये हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास बी फेज है, ये हमारे पास वाई है, और ये हमारे पास कौन सा है, आर। तो इसके साथ हमने क्या कर दिया, एक लैंप जोड़ दिया, क्या कर दिया, ये लैंप जोड़ दिया। अब एक लैंप हमने इसके साथ जोड़ दिया यहाँ पे, और एक लैंप हमने इसके साथ जोड़ दिया। तो इसके अंदर कंडीशन क्या होती है, अभी हमने इसके अंदर लैंप जोड़ दिया, तो पहली कंडीशन क्या होगी इसके अंदर है, तो इस कंडीशन के आपने यह लिखना है, यदि सारे लैंप एक साथ जलते बुझते हैं, क्या है, यदि सारे लैंप एक साथ जलते बुझते हैं, क्या होते हैं, यदि सारे लैंप एक साथ जलते बुझते हैं, तो पूछा जाएगा भी क्या चीज में कमी है। यदि ये कंडीशन लागू हो तो इसका मतलब आवर्ती में अंतर है, इसमें है, अगर ये चीज होती है बल्बों के साथ तो क्या होता है, आवर्ती में अंतर, क्या है, आवर्ती के अंदर अंतर है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, यदि सारे बल्ब एक साथ जले बुझे ना, क्या, जले बुझे ना, तो क्या कमी होगी, तो क्या है, फेज में अंतर है, इसमें है फेज में अंतर है, इसमें फेज में अंतर है। तीसरी कंडीशन क्या होती है, यदि बल्ब धीमे जले, क्या है, यदि बल्ब धीमे जले, क्या जले, धीमे जले, तो पूछा जाएगा क्या होगा, तो क्या कमी है, तो विभव में अंतर है, क्या है, विभव में अंतर है, क्या है, विभव में अंतर है। चौथी कंडीशन क्या होगी हमारी, चौथी कंडीशन होती है, यदि बल्ब ना जले, यदि बल्ब ना जले, क्या ना करे, यदि बल्ब ना जले तो टीपी स्विच ऑन कर दें, टीपी स्विच ऑन कर दें। तो ये हमारे पास किसकी है, ये हमारे पास होती है डार्क लैंप विधि की। और ब्राइट लैंप विधि की क्या होगी, ऊपर वाली तीनों कंडीशन सेम रहेगी, चौथी कंडीशन हमारी क्या होगी, इसके अंदर हम क्या करेंगे, अलग अलग फेज के अंदर बी वाले को वाई में, वाई वाले को आर में, और आर वाले को बी के अंदर जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइज करते हैं। अगर ये कंडीशन हमारी लागू हो जाती है, यदि बल्ब ना जले, अगर ये बल्ब ना जले एक भी, तो हमने क्या कर देना है, टीपी स्विच ऑन कर देना है। तो ये हमारे किस में हो जाएगी, सिंक्रोनाइजेशन विधि हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सिंक्रोनाइजेशन विधि। इसके अंदर तीन कंडीशन होती है, चौथी कंडीशन में हमने टीपी स्विच ऑन करना होता है। तो पहली कंडीशन इसके अंदर हमारी क्या है, तो पहली कंडीशन यही है, यदि सारे बल्ब एक साथ जलते बुझते हैं तो क्या होगा, आवर्ती में अंतर होगा। यदि सारे बल्ब एक साथ ना जले ना और बुझे ना, तो हमारे पास किसमें, फेज में अंतर है। यदि बल्ब धीमे जले तो इसका मतलब क्या, भी वोल्टेज में अंतर है। यदि बल्ब ना जले तो हमने क्या कर देना, टीपी स्विच को ऑन कर देना है, क्या कर देना, टीपी स्विच को ऑन कर देना है। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए आवश्यक तत्व, हमने क्या बनाना है, ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर हमारे पास क्या होता है, तो ट्रांजिस्टर होता है हमारे पास ट्रांसफर प्लस रजिस्टर, क्या होता है, ट्रांसफर प्लस रजिस्टर होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, धारा का प्रवाह। तो पूछा होता है धारा का प्रवाह, धारा का प्रवाह कम प्रतिरोध से उच्च प्रतिरोध की ओर, क्या होता है, कम प्रतिरोध से उच्च प्रतिरोध की ओर धारा का प्रवाह होता है, कम प्रतिरोध से उच्च प्रतिरोध की ओर, उच्च प्रतिरोध की ओर इसका क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। और क्या पूछा जाता है, इसका आविष्कार, ट्रांजिस्टर का आविष्कार आपसे पेपर के अंदर पूछा जाता है, आविष्कार किसने किया था। तो जो इसका आविष्कार किया था वो कौन थे हमारे पास, एक तो था बार्डिन, कौन था, बार्डिन था, और दूसरा हमारे पास था सोकले, कौन था, सोकले। इन्होंने क्या किया था, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। और पूछे कब किया था, तो 1948 के अंदर इसका क्या किया था, आविष्कार। पूछे कहाँ किया था, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। अगर लैब का नाम पूछे तो बेल लेबोरेटरी के अंदर इसका क्या किया था, आविष्कार, बेल
लेबोरेटरी में इसका क्या किया गया था, आविष्कार किया गया था। तो ये चीजें भी आपने याद रखनी है। तो पूछा भाई ट्रांजिस्टर बनाने के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, निकल व जर्मेनियम है, एल्यूमिनियम व सिलिकॉन है, सिलिकॉन व जर्मेनियम है, एल्यूमिनियम व तांबा है। तो आपने ट्रांजिस्टर के बारे में ये बातें भी आपने याद रखनी है। तो ये हमारे पास एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर होते हैं। हम कोई आगे क्वेश्चन आएगा तब आपको और बताएंगे ट्रांजिस्टर के बारे में। तो हमारे पास क्या है, जर्मेनियम व सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। किस यूनिवर्सल बायस भी कहा जाता है, किसे यूनिवर्सल बायस भी कहा जाता है, एमीटर बायस को, वोल्टेज डिवाइडर बायस को, बेस बायस को, कलेक्टर बायस को। तुम्हारे पास क्या होता है, ट्रांजिस्टर होता है, उसके अंदर कितनी होती है, क्या ट्रांजिस्टर, तो उसके अंदर हमारी क्या होती है, एमीटर होता है, कलेक्टर होता है और बेस होता है। तो किसका प्रयोग क्या आता है, तो हमारे पास इस प्रकार से ट्रांजिस्टर होता है। क्या होता है, इस प्रकार से हमारे पास एक ट्रांजिस्टर होता है पीएनपी। मान लेते हैं हमारे पास कौन सा ट्रांजिस्टर है, पीएनपी है। कौन सा है, पीएनपी। यहाँ पे हमारे पास होता है एमीटर, ये होता है हमारे पास बेस और ये होता है हमारे पास कलेक्टर। तो पूछा जाता है भाई परत कितनी है, तो परत इसके अंदर कितनी है, परत होती है 3। कितनी परत होती है, 3 परत होती है। कितनी परत होती है, 3। और परत का साइज पूछा जाता है, परत का साइज। तो परत का साइज किसका बड़ा होता है, तो सबसे बड़ी होती है हमारे पास कलेक्टर, उसके बाद होती है एमीटर, उसके बाद होता है हमारे पास बेस। एमीटर, बेस और कलेक्टर, एमीटर और बेस। फिर पूछा जाता है डोपिंग, तो सबसे ज्यादा डोपिंग किसकी होती है, क्या पूछी जाती है, डोपिंग। तो डोपिंग सबसे ज्यादा होती है एमीटर की, एमीटर के बाद होती है कलेक्टर की, कलेक्टर के बाद होती है बेस की, इसकी होती है बेस की। और क्या पूछा जाता है, पीएनपी का सिंबल आपसे पूछा जाता है। तो पीएनपी का सिंबल क्या होता है, पीएनपी का सिंबल होता है, ये हमारे पास हो गया P, ये हो गया हमारे पास N और ये हो गया हमारे पास P। तो हमारी धारा का प्रवाह किस ओर जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव ओर। तो इसमें तीर का निशान अंदर की ओर होता है, किसमें होता है, अंदर की ओर। और एनपीएन में क्या होता है, बाहर की ओर। दो P पदार्थों के बीच में एक N पदार्थ को जब सैंडविच की तरह रखा जाता है तो हमारे पास कौन सा हो जाता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर हो जाता है। तो हमारे पास कौन सा होता है, किसे यूनिवर्सल बायस भी कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, वोल्टेज डिवाइडर बायस को। और ये क्या करता है, सबसे ज्यादा स्थायित्व प्रदान करता है ट्रांजिस्टर को। क्या करता है, स्थायित्व प्रदान करता है। क्या करता है, स्थायित्व प्रदान करता है किसको, ट्रांजिस्टर को। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर है। इसके अंदर 2 जंक्शन होते हैं, एमीटर बाय जंक्शन और कलेक्टर बाय जंक्शन। चालन कुंडली को करोड़ के तल में क्यों रखा जाता है, चालन कुंडली को करोड़ के तल में क्यों रखा जाता है, उच्च प्रेरण प्राप्त करने के लिए, निम्न प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए या निम्न प्रेरण प्राप्त करने के लिए। तो हमारी जो चालन कुंडली है तो उसको करोड़ के तल में क्यों रखा जाता है, तो उच्च प्रेरण प्राप्त करने के लिए इसको क्या करते हैं, तल के अंदर रखते हैं। क्या करने के लिए, उच्च प्रेरण प्राप्त करने के लिए इसको करोड़ के तल में रखा जाता है। इसे प्राइमरी वाइंडिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे प्राइमरी वाइंडिंग भी कहा जाता है या मैन वाइंडिंग। क्या कहा जाता है, इसे मैन वाइंडिंग भी कहा जाता है। मध्य प्रतिरोध किसके द्वारा मापा जाता है, तो प्रतिरोध हमारे पास कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक होता है मध्यम प्रतिरोध, एक होता है उच्च प्रतिरोध और एक होता है हमारे पास निम्न प्रतिरोध। तो पूछा भाई मध्य प्रतिरोध किसके द्वारा मापा जाता है, तो मध्य प्रतिरोध का मान हमारे पास कितना होता है, मध्य प्रतिरोध का मान होता है हमारे पास 1 ओम से 100 किलो ओम तक। कितने तक है, 100 किलो ओम तक होता है। किसके अंदर हमारे पास है, इसके अंदर आपसे टर्मिनल भी पूछ ली जाते हैं। तो कितने टर्मिनल होते हैं, तो इसके अंदर टर्मिनल होते हैं 2। किसमें पाया जाता है, मोसफेट में। कहां प्रयोग होता है, मोसफेट में। इसमें मोसफेट में, बीजेटी में, इनके अंदर इसका प्रयोग क्या होता है।
मोस्फेट की फुल फॉर्म होती है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। बीजेटी होता है बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। टर्मिनल कितने होते हैं? दो होते हैं। मान कितना होता है? 1 से 100 किलो ओम तक है। और इसके लिए किस किस का प्रयोग किया जाता है? इसके लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग करते हैं। किसका? व्हीटस्टोन ब्रिज। मध्यम प्रतिरोध मापने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज। प्रतिस्थापन विधि, कौन सी? प्रतिस्थापन विधि। और किसका प्रयोग करते हैं? वोल्टमीटर एमीटर, वोल्टमीटर एमीटर विधि, इसका भी करते हैं। और किसका करते हैं? एक कैरी फॉस्टर विधि का, कैरी फॉस्टर विधि, किसका करते हैं? कैरी फॉस्टर विधि। और किसका करते हैं? ओहममीटर का, किसका करते हैं? ओहममीटर का। तो ये 5 विधि होती है मध्यम प्रतिरोध को मापने के लिए। व्हीटस्टोन ब्रिज, प्रतिस्थापन विधि, वोल्टमीटर एमीटर विधि, कैरी फॉस्टर विधि और ओहममीटर विधि। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओहममीटर विधि के द्वारा हम क्या करते हैं? मध्यम प्रतिरोध को क्या करते हैं? मापते हैं। इसके द्वारा, ओहममीटर के द्वारा मध्यम प्रतिरोध को क्या किया जाता है? मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। तो मैगर के द्वारा हम क्या करते हैं? उच्च प्रतिरोध को मैगर के द्वारा मापा जाता है। उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए मैगर का प्रयोग किया जाता है। विभव मापी द्वारा वोल्टेज मापते हैं, वाटमीटर द्वारा पावर मापते हैं, मैगर द्वारा उच्च प्रतिरोध को मापा जाता है। संतरण लाइन में बाहर रहित अवस्था में, संतरण लाइन में बाहर रहित अवस्था में धारा प्रवाह का कारण क्या कह रहा है? जो हमारी संतरण लाइन होती है वो बाहर रहित है, उसके ऊपर लोड नहीं है, उस अवस्था में भी धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? कोरोना प्रभाव से होता है, लाइन की धारिता से होता है, प्रतिरोध का प्रभाव होता है, या उपरोक्त सभी होता है। तो संतरण लाइन में बाहर रहित अवस्था में धारा का प्रवाह का कारण हमारे पास क्या होता है? लाइन की धारिता होती है, कैपेसिटेंस होता है। क्या होता है? कैपेसिटेंस प्रभाव के कारण क्या होता है? धारा का प्रवाह होता है। लाइटिंग परिपथ के लिए कौन सी नोब की एमसीबी प्रयोग की जाती है? एमसीबी हमारे पास क्या होता है? एक सुरक्षा उपकरण होता है। क्या होता है? एमसीबी एक सुरक्षा उपकरण होता है। फुल फॉर्म इसकी पेपर के अंदर पूछी जा चुकी है, आगे भी पूछी जा सकती है। तो फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। और एमसीबी अगर एक बार खराब हो गई है तो इसके अंदर मरम्मत के लायक कोई भी पुर्जा नहीं होता। अगर एमसीबी खराब होगी तो हमें क्या होनी? नई एमसीबी लगानी पड़ेगी। तो लाल नोब की जो एमसीबी प्रयोग की जाती है हमारे पास, किसके लिए प्रयोग की जाती है? आइसोलेटर के लिए। किसके लिए? आइसोलेटर के लिए। किसके लिए प्रयोग की जाती है? आइसोलेटर के लिए। अरे नोब की प्रयोग की जाती है हमारी किसके लिए? एमसीबी के लिए। नीला नोब किसके लिए प्रयोग किया जाता है? मोटर के लिए। किसके लिए? मोटर परिपथ। किसके लिए? मोटर परिपथ एल सीरीज। कौन सी? एल सीरीज। कौन सी होती है? मोटर परिपथ एल सीरीज। काली नोब की किसके लिए की जाती है? डीसी परिपथ के लिए। किसके लिए की जाती है? डीसी परिपथ के लिए। तो ये आपने चारों याद रखनी है, पेपर के अंदर कौन सी भी आपसे पूछी जा सकती है। तो ये रेनोव वाली कौन सी होती है? जी सीरीज की होती है। कौन सी सीरीज की होती है? जी सीरीज की होती है। किस सीरीज की होती है? जी सीरीज की। सॉरी भाई, नीले नोब की जी सीरीज होती है। मोटर के लिए जो प्रयोग की जाती है हमारे पास कौन सी होती है? जी सीरीज होती है। और अरेनोव वाली हमारे पास किसके लिए होती है? एल सीरीज की होती है। किसकी होती है? एल सीरीज की होती है अरेनोव वाली, लाइटिंग परिपथ के लिए एल सीरीज। लाइटनिंग अरेस्टर द्वारा किस प्रकार का काम किया जाता है? तो हमारे पास क्या लाइटनिंग अरेस्टर है, पूछ रहा है उसके द्वारा किस प्रकार का काम किया जाता है? स्विचिंग का काम किया जाता है, कंट्रोलिंग का काम किया जाता है, त्वरित प्रहार संबंधित कार्य किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो लाइटनिंग अरेस्टर को हम क्या बोलते हैं? सर्ज डाइवर्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्ज डाइवर्टर। जैसे हमारी ओवरहेड लाइन होती है, क्या होती है? ओवरहेड लाइन होती है। तो यहाँ पे इनके साथ ट्रांसफार्मर की जो उच्च वोल्टेज साइड होती है वहां पे हम क्या करते हैं? लाइटनिंग अरेस्टर का प्रयोग करते हैं। तो लाइटनिंग अरेस्टर क्या करता है? जो हमारी आसमानी बिजली होती है उसको क्या करता है? अरेस्ट करके क्या कर देता है? जमीन के अंदर भेजता है। तो इसलिए क्या बोला जाता है? इसको लाइटनिंग अरेस्टर बोला जाता है, या सर्ज डाइवर्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सर्ज डाइवर्टर। तो ये क्या करता है भाई? जो आसमानी बिजली होती है उससे ट्रांसफार्मर और जो हमारी ओवरहेड लाइन है उसको क्या करता है? बचाता है। क्या करता है? लाइटनिंग अरेस्टर हमारी
जो ओवरहेड लाइन है और जो हमारे उपकरण है उनसे क्या करता है, उसको बचाता है। पूछा था ये कौन कौन से प्रकार का होता है। रोड गैप लाइटनिंग अरेस्टर का प्रयोग करते हैं, पोर्न गैप लाइटनिंग अरेस्टर का प्रयोग करते हैं, ऑक्साइड पेलेलाइट, ऑक्साइड फिल्म पेटेलाइट लाइटनिंग अरेस्टर का भी हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे पास लाइटनिंग अरेस्टर होता है आसमानी बिजली से बचाने के लिए उपकरणों को। 12 घंटे तक 30 वाट की 15 एलईडी उपयोग की जाती है, तो 30 दिन में कितने यूनिट खपत हो गए। तो ये आपके घर के बिल के अंदर आप अपनी यूनिट निकाल सकते हो। आपने कितने वाट का लैंप लगाया है, कितने वाट का पंखा है, कितने वाट की एसी है, कितने वाट की रोड है, जो जो आपने उपकरण लगाए हैं उनको सारों को कैलकुलेट करके आप कितने घंटे चलाते हो और महीना कितने का, 30 दिन का है। तो आप अपने घर के अंदर जो एनर्जी कंज्यूम होगी, जाया बिजली की यूनिट कंज्यूम होगी, इसका क्या कर सकते हो, आप पता लगा सकते हो। तो उसका पता लगाने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, तो उसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है टोटल वाट गुना में टोटल घंटे। क्या है, टोटल वाट कितने हैं गुना में टोटल घंटे, क्या टोटल घंटे कितने हैं, बटे में क्या होता है 1000 होता है। क्या होता है, बटे में 1000 है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, kWh की वैल्यू आ जाएगी किलोवाट आवर की। तो हमारे पास कितने हैं घंटे, कितने हैं 12 घंटे हैं, गुना में वाट कितने हैं 30 हैं, और वैल्यू कितनी है 30 वाट की कितनी है 15 एलईडी है, कितनी है 15 एलईडी हमारे पास है। और कितने दिन तक चल रही है, 30 दिन तक चल रही है। कितने दिन तक, 30 दिन तक चल रही है। तो बटे में कर दो आप इसके 1000, 0 से 0 कैंसिल होगी, 0 से 0 कैंसिल होगी, ये कितने पकड़ गया 6 पे, ये कितने पकड़ गया 5 पे, ये कितने पकड़ गया 3 पे, 3 तिये 9, 9 तिये 27, तो 27 गुणा में 6, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, और 108 में अगर आप 54 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 162। तो कितनी यूनिट कंज्यूम होगी आपकी 162 यूनिट कंज्यूम होगी। 200 यूनिट 142, 54 क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो कितनी यूनिट कंज्यूम होगी आपकी 162 यूनिट कंज्यूम होगी। 3 तिये 9, तो हमारे पास क्या था 12 घंटे थे, 30 वाट की 15 एलईडी थी, 30 वाट की 15 एलईडी थी। टोटल घंटे कितने हो गए 30 गुना में 12 हमने लिख दिया, बटे में 1000, 0 से 0 कैंसिल होगी, इस 0 से ये 0 कैंसिल होगी, 6 से काटा 2 से काटा, ये 6 पे कट गया, ये कट गया 5 पे, 5 एकम 5, 5 तिये 15, 3 तिये 9 तिये 27, 27 की और 6 की गुणा करेंगे हमारे पास 27 दूनी 54 और 54 दूनी 108, 108 में 54 और जोड़े तो हमारे पास कितना हो जाएगा 162। तो कितनी यूनिट कंज्यूम होगी आपकी 162 यूनिट कंज्यूम होगी। प्रकाश के दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्ध्य सीमा क्या होती है। जो हमारे पास क्या होता है दृश्य प्रकाश होता है उसकी तरंगदैर्ध्य सीमा कितनी होती है। इसमें क्या होता है, ये हमारे पास क्या होता है, जब भी कोई वस्तु 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर हमें क्या करती है, उष्मा उत्पन्न करती है, वो हमें विकिरण के या प्रकाश के रूप में क्या करती है, दिखाई देती है। किसके रूप में, विकिरण या प्रकाश के रूप में दिखाई देती है। तो हमारे पास क्या होता है, एक होता है हमारे पास विबग्योर, क्या होता है विबग्योर, क्या होता है विबग्योर होता है। वोयलेट, इंडिगो, ये हमारे क्या है रंगों के नाम है विबग्योर, वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो हमारे पास इस प्रकार से जब हम इस साइड चलते हैं, क्या चलते हैं, इस साइड चलते हैं, तो हमारा क्या होता है तरंगदैर्ध्य बढ़ता है। क्या होता है, तरंगदैर्ध्य बढ़ता है। क्या बढ़ता है, तरंगदैर्ध्य बढ़ता है। इसका कहने का मतलब है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमें जो ये कलर है वो दूर से दिखाई देने लग जाएंगे। और अगर इस साइड से इस साइड बढ़ते हैं तो क्या होता है प्रकिरणन, ये भी पूछा जाता है। प्रकिरणन क्या होता है, प्रकिरणन होता है कम, रंगों का फैलाव क्या होता है कम। तो हमारे पास जो दृश्य स्पेक्ट्रम होता है हमारे पास कितना होता है 380 नैनोमीटर, 380 नैनोमीटर या 3800 एंगस्ट्रॉम होता है। 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर कितना होता है 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना 7800 एंगस्ट्रॉम, या 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर होता है हमारे पास ये दृश्य प्रकाश।
जैसे जैसे हम इस साइड और बढ़ेंगे हमें जो रंगों है वो दूर से दिखाई देने लग जाएंगे। इसलिए जो तरंग दैर्ध्य होता है सबसे ज्यादा क्या है, तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा किसका होता है, रेड का ज्यादा। तरंग दैर्ध्य ज्यादा किसका होता है, रेड का, हमें दूर से दिखाई देता है। और बैंगनी का क्या होता है, वोयलेट का क्या होता है, सबसे कम होता है, क्या होता है, कम। फिर पूछा था प्रकीर्णन, प्रकीर्णन किसका, भाई जो फैलाव होता है रंग का किसका सबसे ज्यादा होता है, हमारे पास किसका होता है, वोयलेट का क्या होता है, ज्यादा प्रकीर्णन। और लाल का हमारे पास क्या होता है, लाल का होता है हमारे पास कम। तो दृश्य प्रकाश की सीमा हमारे पास कितनी होती है, 380 से 780 नैनोमीटर होती है, या 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक हमारे पास क्या होती है, प्रकाश के दृश्य स्पेक्ट्रम की सीमा होती है। प्रदीप्ति की इकाई होती है, तो प्रदीप्ति की इकाई पूछा क्या होती है, डेसिबल होती है। डेसिबल किसकी, शोर की होती है, हेनरी प्रेरक की होती है। लक्स होती है, टेस्ला किसकी होती है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की हमारे पास क्या होती है, टेस्ला होती है। तो हमारे पास इसकी इकाई तो क्या होती है, इसकी इकाई होती है लक्स। और हमारे पास होती क्या है, प्रदीप्ति इकाई क्षेत्र के। प्रदीप्ति क्या होती है, इकाई क्षेत्र के लंबवत तल पर गिरने वाली प्रकाश पुंज, क्या होता है, इकाई तल के क्षेत्र पर, इकाई तल क्षेत्र पर लंबवत गिरने वाला प्रकाश पुंज क्या होता है, प्रकाश पुंज को हम क्या बोलते हैं, प्रदीप्ति बोलते हैं। और इसको किससे डिनोट किया जाता है, इसको ई से डिनोट किया जाता है। मात्र क्या होता है, एक तो होता है इसका लक्स, क्या होता है, लक्स। दूसरा हमने क्या परिभाषा बताई, इकाई तल के, इकाई क्षेत्र के लंब तल पर गिरने वाला प्रकाश पुंज। तो प्रकाश पुंज हमारे पास क्या होता है, प्रकाश पुंज को हम किसे लिखते हैं, प्रकाश पुंज को हम लिखते हैं 5 से, किसे लिखते हैं 5 से। और हमारा एरिया क्या होगा, मीटर स्क्वायर, क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। इसका जो प्रकाश पुंज का जो मात्रक होता है हमारे पास क्या होता है, ल्यूमेन, क्या होता है, ल्यूमेन, क्या होता है, ल्यूमेन। और ये हमारे पास क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तो इसका दूसरा मात्रक क्या होता है, तो इसका प्रदीप्ति का दूसरा मात्रक क्या होता है, ल्यूमेन बाय मीटर स्क्वायर, या क्या होता है, लक्स। ये दोनों क्या होते हैं, इसके मात्रक होते हैं, क्या होते हैं, दोनों इसके क्या होते हैं, मात्रक होते हैं। पचास एच जेड आवर्ती, 50 एच जेड आवर्ती के लिए 150 किलोमीटर की लाइन किस, 50 एच जेड आवर्ती के लिए 150 किलोमीटर की लाइन किस श्रेणी के अंतर्गत आती है। तो हमारे पास जो लाइन होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है हमारे पास मध्यम लाइन, तो मध्यम लाइन की जो रेंज होती है हमारे पास कितनी होती है, 80 से 200 किलोमीटर, क्या होती है, 80 से 200 किलोमीटर। ये हमारे पास क्या होती है, मध्य लाइन। या क्या होता है, या होता है हमारे पास एल गुना में एफ, क्या होता है, लंबाई गुना में फ्रीक्वेंसी। तो कितनी होती है, 4000 से 10,000 तक, 4000 से 10,000 तक। दूसरी हमारे पास शॉर्ट लाइन होती है, ये कितने तक होती है, 80 किलोमीटर तक होती है, कितने तक होती है, 80 किलोमीटर तक। या क्या होती है, एल गुना में एफ, लंबाई गुना में फ्रीक्वेंसी। तो ये कितनी होती है, ये होती है 4000, कितनी होती है, 4000। फिर हमारे पास है लंबी लाइन, तो लंबी लाइन हमारे पास क्या होती है, 200 किलोमीटर से अधिक है, 200 किलोमीटर से ज्यादा, क्या होती है, 200 किलोमीटर से ज्यादा। और या क्या होती है, एल गुना में एफ बराबर में कितना, 10,000 से अधिक, कितने से, 10,000 से अधिक। अब पूछा जाता है जो हमारे शॉर्ट लाइन होती है उसके अंदर कौन कौन से कण पाए जाते हैं। तो इसके अंदर हमारे पाए जाते हैं, एक तो पाया जाता है आर और एक पाया जाता है एल। कौन कौन से पाए जाते हैं, एक तो आर पाया जाता है और एक क्या पाया जाता है, एल। मतलब इसके अंदर प्रतिरोध और इंडक्टेंस पाया जाता है, क्या पाया जाता है, प्रतिरोध और इंडक्टेंस पाया जाता है। फिर पूछा जाता है भाई किसके अंदर, ये हमारे पास किसके अंदर है, ये हमारे पास है शॉर्ट लाइन के लिए। और मध्यम लाइन के लिए हमारे पास क्या होता है, तो इसके अंदर हमारे पास होता है आर, एल और सी, ये तीनों इसके अंदर पाए जाते हैं। सो मध्यम लाइन की आर, एल, सी। फिर हमारे पास जो लंबी लाइन होती है उसके अंदर हमारे पाया जाता है आर, एल,
सी और क्या पाया जाता है, जी भी पाया जाता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है, जी। तो इसके अंदर आर, एल, सी और जी तीनों पाए जाते हैं। अब हमें क्या दिया है, आवृत्ति दी हुई है कितनी, 50, और लंबाई कितनी दी हुई है, 150 किलोमीटर। कितनी दी हुई है, 150 किलोमीटर। एक जीरो ये होगी और एक जीरो ये होगी, 2 जीरो होगी हमारे पास। कितनी जीरो होगी, 2 जीरो। तो 15 पंजे 75 है, तो कितनी आ गई, 7500 किलोमीटर। तो हमारे किस श्रेणी के अंतर्गत आती है, ये हमारे आती है मध्यम की। किसकी आती है, मध्यम की। इसी के अंदर से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर शॉर्ट लाइन, लॉन्ग लाइन और मध्यम लाइन के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा तो इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। अति उच्च वोल्टेज संचरण में गुच्छित चालकों से क्या प्राप्त होता है। तो गुच्छित चालक हमारे पास क्या होते हैं, कई चालक उसके अंदर प्रयोग किया, जैसे हमारे पास एक स्टील का होता है, इसके बाहर हमारे क्या होते हैं, एल्यूमिनियम के कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं, एल्यूमिनियम के कंडक्टर होते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, गुच्छित चालक हो गया। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, उच्च वोल्टेज का संचरण करते हैं। तो उच्च वोल्टेज का संचरण करने से हमें गुच्छित चालकों से क्या प्राप्त होता है, घटी हुई लाइन संधारित्र है, बढ़ा हुआ लाइन प्रतिघात है, घटी हुई वोल्टेज या उपरोक्त सभी। तो जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो ये हमारे पास ACSR प्रकार के चालक होते हैं। तो इसमें हमारे क्या होता है, जो मेरी घटी हुई वोल्टेज वो हमें क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। क्या हो जाती है, घटी हुई वोल्टेज क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। आगे हमारे पास है 50 मेगावाट पावर स्टेशन की अधिकतम मांग 20 मेगावाट है। हमारे पास जो स्थापित है वो हमारे पास कितनी है, 25 मेगावाट है। अधिकतम मांग 20 मेगावाट है। वार्षिक लोड फैक्टर 50% है। तो औसत मांग क्या होगी, हमसे क्या पूछा भाई, औसत मांग के बारे में पूछा है। हमारे पास पावर स्टेशन कितने का है, 25 मेगावाट का है। तो हमारे पास क्या होता है, लोड फैक्टर। क्या होता है, लोड फैक्टर। तो लोड फैक्टर बराबर हमारे पास क्या होता है, लोड फैक्टर। तो लोड फैक्टर बराबर में हमारे पास होता है औसत मांग बटे में क्या, औसत मांग बटे में अधिकतम मांग। बटे में क्या होता है, अधिकतम मांग। तो हमारे पास लोड फैक्टर में कितना दिया है, 50% दिया। कितना दिया, 50%। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, औसत मांग। औसत मांग हमने क्या करनी है, ज्ञात करनी है। बटे में अधिकतम मांग कितनी दी है, 20 मेगावाट की दी। कितनी, 20 मेगावाट की। तो यहाँ से हमारे पास औसत मांग क्या हो जाएगी, तो औसत मांग बराबर में क्या हो जाएगा, तो औसत मांग बराबर में लोड फैक्टर गुणा में अधिकतम मांग। क्या हो जाएगा, लोड फैक्टर गुणा में अधिकतम मांग। तो लोड फैक्टर हमारे पास कितना, 50% है। गुणा में अधिकतम मांग कितनी है, 20 है। बटे में क्या हो जाएगा, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100। जीरो से जीरो कैंसिल होगी, जीरो से जीरो कैंसिल होगी, तो कितनी होगी, 10 मेगावाट। कितनी होगी, 10 मेगावाट। तो हमारे पास क्या होगी, औसत मांग कितनी हमारे पास 10 मेगावाट है। उत्पादन कितनी हमारे पास 25 मेगावाट की है। उसके ऊपर अधिकतम मांग कितनी है, 50 मेगावाट, 20 मेगावाट है। जो वार्षिक लोड फैक्टर हमारे पास कितना है, 50% है। तो 50 है तो मतलब औसत मांग कितनी होगी, 20 है। तो हमारे पास कितनी थी, औसत मांग हमारे पास कितनी आई है, 10 मेगावाट। कितनी आई है, 10 मेगावाट। तो ये हमारे पास क्या है, लोड फैक्टर का फॉर्मूला होता है हमारे पास औसत मांग बटे में अधिकतम मांग। लोड फैक्टर था 50%, औसत मांग हमने क्या करनी थी, निकालनी थी। अधिकतम मांग हमें दी थी 20 है। तो यहाँ से हमारे पास औसत मांग बराबर में क्या हो जाएगा, लोड फैक्टर गुणा में अधिकतम मांग। लोड फैक्टर कितना है, 50% है, गुणा में 20 है। 50% को हटाएंगे तो बटे में क्या होगा, 100। तो यहाँ से हमारी कितनी है, 10 मेगावाट की आई है। विद्युत उत्पादन के लिए भारत में कौन सा ईंधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो हमने क्या करना है, विद्युत का उत्पादन करना है। उसके लिए भारत के अंदर इनमें से कौन सा जो है ईंधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। कौन सा इनके अंदर भारत में प्रचुर मात्रा में मिलता है। ऑप्शन ए है यूरेनियम, ऑप्शन बी है डीजल, ऑप्शन सी है कोयला और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इनके अंदर ऐसा कौन सा है जो हमें प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो यूरेनियम हमारे पास क्या होता है, यूरेनियम का प्रयोग हम करते हैं किसके अंदर, परमाणु संयंत्र के अंदर। किसके करते हैं, परमाणु संयंत्र के अंदर। इसे जब परमाणु संयंत्र के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है डीजल ईंधन के लिए, बिजली पैदा करने के लिए। तो भारत के अंदर जो प्रचुर मात्रा में हमारे पास क्या उपलब्ध है, कोयला उपलब्ध है।
तो परमाणु संयंत्र एक गोरखपुर के अंदर भी लगने जा रहा है 2800 मेगावाट का। 2014 में इसकी नींव रखी गई थी और इसका काम लगातार चल रहा है। 3800 मेगावाट का ये पावर प्लांट परमाणु संयंत्र फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव में स्थापित किया जा रहा है। कोयला हमारे पास 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4। एक तो होता है हमारे पास एंथ्रेसाइट। कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट। एक हमारे पास होता है बिटुमिन्स। कौन सा होता है? बिटुमिन्स। एक हमारे पास होता है लिग्नाइट। कौन सा होता है? लिग्नाइट। एक हमारे पास होता है पीट। इनके अंदर कार्बन की मात्रा पूछी जाती है। इसमें 90% तक कार्बन की मात्रा होती है। कितनी? 90% तक। एंथ्रेसाइट में होती है 60 से 80% तक कार्बन की मात्रा। और लिग्नाइट में कितनी होती है? 20 से 40%। कितनी? 20 से 40%। इसमें कितनी होती है? 20% से भी कम होती है। तो क्या होती है इनके अंदर? कार्बन की मात्रा क्या होती है? कार्बन की मात्रा क्या होती है? कार्बन की मात्रा इसकी होती है कार्बन की मात्रा। तो सबसे ज्यादा भारत के अंदर जो बिजली बनाई जाती है किसके द्वारा बनाई जाती है? कोयले के द्वारा बनाई जाती है, थर्मल पावर प्लांट के द्वारा। तो प्रकृति के अंदर जो सबसे खराब कोयला कौन सा है? पीट है। कौन सा है? प्रकृति के अंदर सबसे खराब कोयला कौन सा? पीट है, क्योंकि इसमें नमी की मात्रा ज्यादा होती है और कार्बन की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट है। और इससे क्या होता है? हीरे का निर्माण होता है। किसका? हीरे का निर्माण। किसका होता है? हीरे का निर्माण किस कौन से कोयले से होता है? एंथ्रेसाइट कोयले से हीरे का क्या होता है? निर्माण होता है। तो भारत के अंदर ज्यादातर जो विद्युत उत्पादन किया जाता है वो थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से किया जाता है। किसके? थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से किया जाता है। और जो भारत के अंदर मानक उत्पादन है वो 11 केवी पे है। कहीं एक दो जगह कितने पे होता है? 33 केवी पे होता है। लेकिन जो मानक उत्पादन होता है कितने केवी पर होता है? 11 केवी के ऊपर होता है। ये थी हमारी 2000 क्वेश्चनों की क्लास नंबर 15। तो ये क्लास आपको देखने के बाद अगर अच्छे प्रकार से समझ में आई है तो आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और हमारे साथ जुड़े रहना। अगर इस क्लास में से आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हो, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपकी जो समस्या है, जो आपको चीज समझ में नहीं आई, उसका क्या कर सकें? सॉल्यूशन कर सकें और आपको अच्छे प्रकार से दोबारा से वो चीज बता दे, ताकि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। तो आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और ऐसे यूट्यूब के ऊपर फ्री में सारा सिलेबस की थ्योरी की क्लासें, एमसीक्यू की क्लासें और उसके बाद ये 2000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की जो सीरीज है इसका आप आनंद लेते रहना और हमारे साथ जुड़े रहना। धन्यवाद।